कोस्ट कैटेगरीज। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को रन करने में कई प्रकार की कोस्ट हमें लगती है, और यदि हम ये एनालाइज कर पाएं कि हमारे व्यापार को चलाने के लिए हमें किस प्रकार की कोस्ट लग रही है और किस हेड में कितना कोस्ट हमें लग रहा है, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाएंगे। तो टैली में आप किसी भी हेड में कितना आप खर्चा कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कितना रेवेन्यू या कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, उसे एनालाइज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप कॉस्ट सेंटर्स यानी लागत केंद्र बनाकर आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं जो किसी हेड पर आप कर रहे होंगे, उस हेड वाइज हम कोस्ट और रेवेन्यू को एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी हेड में आपने कितना खर्चा किया है और उसके अगेंस्ट में हमें कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या कितनी कमाई हो रही है। हो सकता है आपके बिजनेस में अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट हो, तो आप डिपार्टमेंट वाइज कोस्ट सेंटर बनाकर उसको एनालाइज कर सकते हैं। जब कोस्ट के साथ साथ हम रेवेन्यू को भी एनालाइज करते हैं, तो उन्हीं कोस्ट सेंटर्स को प्रॉफिट सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। टेली प्राइम में आप प्रोजेक्ट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, या आप किसी प्रोडक्ट वाइज, आपके अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट वाइज भी इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरीज हैं, ये एक प्रकार का MIS टूल है। इट मीन्स इन ऑप्शंस को यूज करने पर हमारे स्टॉक पर, हमारे GST पर या हमारे अकाउंट्स पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आता। केवल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे किस तरह से हमें कोस्ट सेंटर्स को हमारे बिजनेस में अप्लाई करें। कोस्ट सेंटर्स को यूज करने के लिए जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाते ही आपको कंपनी के फीचर्स दिखाई देंगे और इन फीचर्स में हमें कोस्ट सेंटर ऑप्शन को एक्टिवेट करना होता है। तो यहां आप देख रहे हैं अकाउंटिंग सेक्शन में अभी आपको बेसिक दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री। ऊपर शो मोर फीचर्स है, इस ऑप्शन को आप यस करिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको अकाउंटिंग सेक्शन में ही एक और ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल कोस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है। यस करने के बाद GST की सारी डिटेल आप फिल आउट कर लीजिएगा। GST की डिटेल फिल करने के बाद इन ऑप्शन को सेव करना है। सेव करने के बाद कुछ लेजर्स हमें क्रिएट करने हैं। फर्स्ट लेजर होगा हमारा परचेज। अब दोस्तों, जब आप परचेज लेजर को क्रिएट करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि एक और नया ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, कोस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। तो ये भी जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो टैली हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस खर्चे पर कोस्ट सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं, क्या इस खर्चे पर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना खर्चा हुआ है और इसके अगेंस्ट में कितनी कमाई हुई है, क्या उसे एनालाइज करना चाहते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में जो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसमें हम परचेस के ऊपर कोस्ट सेंटर्स को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यानी यहां पर नो सेट कर देंगे। और जितने भी मैं लेजर्स बनाऊंगा उस पर आपको कोस्ट सेंटर्स यस नो नहीं करना है। आप केवल परचेस के लेजर पर कोस्ट सेंटर अभी नो कर सकते हैं। दूसरा GST एप्लीकेबल है। देन इसी तरह से हमें सेल्स का लेजर भी बनाना होगा। ये सेल्स का लेजर है और देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल आ चुका है, यानी टैली में पहले से सेट है कि कहाँ पर यस कोस्ट सेंटर होगा, कहाँ पर नो होगा। लेकिन यदि आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन ऑप्शंस को चेंज करना चाहें तो यस नो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी मैं परचेज पर जो खर्चा हो रहा है उसको एनालाइज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए इसे नो कर रहा हूं। क्योंकि आज हम ये जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं कि मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर 4 सेल्समैन हैं, राज, रोहित, टिया, अनीता। अब ये चारों जो सेल्समैन हैं वो कंपनी के लिए सेल्स के ऑर्डर जनरेट करते हैं, यानी सेल्स के ऑर्डर लेकर आते हैं और बदले में कंपनी इन्हें सैलरी पे करती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक सेल्समैन कितना सेल्स के ऑर्डर जनरेट कर रहा है और बदले में उसको कंपनी कितना सैलरी पे कर रही है।
तो कौन से सेल्समैन की परफॉर्मेंस बेटर है, किस सेल्समैन को काम पर रखने से कंपनी को फायदा हो रहा है, किस सेल्समैन से कंपनी को नुकसान हो रहा है, ये सारा कुछ हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये लेजर्स में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। अब यदि कोई सेल्समैन डिस्काउंट अपने कस्टमर को दिलवाता है तो उसके लिए हम डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर बनाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में उससे रखेंगे और जीएसटी उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इंक्लूड इन एक्सेसिव वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी इस ऑप्शन को यूज करेंगे। एप्रोप्रिएशन टू गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू लेते हुए डिस्काउंट के लेजर को क्रिएट करेंगे। तो सभी बेसिक लेजर्स कैपिटल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, डिस्काउंट अलाउड, कुछ पार्टीज के लेजर जो कि क्रेडिटर और डेबिटर होंगे हमारे, उन सबको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। लेजर्स बनाने के बाद हमें क्रिएट करना होगा कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो दोस्तों अभी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कॉस्ट सेंटर। अकाउंटिंग मास्टर में केवल कॉस्ट सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन कॉस्ट सेंटर्स को जितने भी आपकी कॉस्ट आती है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट कैटेगरीज बनानी होती हैं, लेकिन कॉस्ट कैटेगरीज ऑप्शन ही यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ऊपर आप शो मोर देख रहे हैं, यहाँ आपको क्लिक करना है। शो मोर पर क्लिक करने पर कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन भी आपको डिस्प्ले होने लगेगा। अब हमारा ये जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास 4 सेल्समैन है, राज, रोहित, टिया, अनीता। तो ये चारों जो हैं उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको एज मानने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी। तो शो मोर में कॉस्ट कैटेगरी में जैसे आप क्लिक करेंगे टैली आपको बोलेगा कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट, यानी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से एक बनी हुई है। क्या आप उसे अल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप क्रिएट न्यू का यूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पर आपको अपने कॉस्ट कैटेगरीज का नाम लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पर राज, एंटर करते हुए आपको सेव करना है। किसी ऑप्शन को आप यस नो ना करें। राज, रोहित, ये चारों क्या है हमारे लिए कॉस्ट कैटेगरीज। ये चारों सेल्समैन हैं। आप इन सेल्समैन की जगह पर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 इस तरह से भी बना सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज बना सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के नाम के आधार पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं उन कॉस्ट कैटेगरी पर हमें कॉस्ट सेंटर के माध्यम से एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को एलोकेट करना होता है। तो ये चारों मैंने बना दी हैं कॉस्ट कैटेगरी चारों सेल्समैन के नाम से। अब आपको बनानी है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर में सबसे पहले टैली पूछ रहा है कि कैटेगरी का नाम बताइए। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं जो कि मैंने सेल्समैन के रूप में बनाई है, और एक आपको बाय डिफॉल्ट जो टैली प्रोवाइड करता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी वो दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम राज ले लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी, और यहां हमें डिफाइन करना है कॉस्ट सेंटर के रूप में राज हमारे लिए क्या काम करने वाला है। एक तो राज सेल्स के ऑर्डर जनरेट करेगा, तो राज सेल्स नाम से कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। दूसरा राज क्या करेगा, राज हमसे सैलरी लेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे हर कॉस्ट कैटेगरी के साथ हमें उसमें होने वाली इनकम और उसके ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस दोनों को कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट करना होता है। राज के बाद दूसरा कैटेगरी है रोहित, तो रोहित के लिए भी सेम इसी तरह से रोहित सेल्स और रोहित सैलरी। फिर अनीता सेल्स और अनीता सैलरी। चौथा है हमारे पास टिया, तो टिया सेल्स और टिया सैलरी। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर लेने के बाद अब हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो ये जो बिजनेसमैन है ये बिस्किट का बिजनेस कर रहा है, इसलिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूं बिस्किट, और जीएसटी डिटेल को यस करते हुए
इसका HSN कोड डाल देते हैं और टैक्सेबल दिखाएंगे इसको 5% के साथ। अब इसमें हम स्टॉक आइटम बना देते हैं। पहला स्टॉक आइटम मैं बना रहा हूं यहां पर मैरीगोल्ड बिस्किट, यूनिट क्रिएट कर देते हैं, बॉक्सेस, UQC बॉक्सेस, और GST रेट हम ग्रुप पर ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। तो पहला हमारा आइटम बन गया है मैरीगोल्ड बिस्किट के लिए। दूसरा हम बनाते हैं क्रीम बिस्किट, सेम इसी तरह से बॉक्सेस यूनिट रहेगा और इसे भी हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद हम वाउचर एंट्री पोस्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी गुड्स को परचेज करने के लिए है और मान लीजिए हम कैश गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप गुड्स कैश परचेज करते हैं तो अभी GST के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि यहां पर हम मैरीगोल्ड बिस्किट के 50 बॉक्सेस परचेज कर रहे हैं @ 3000 ईच। चूंकि ये लोकल ट्रांजैक्शन है इसलिए इस पर GST SGST चार्ज होगा, पर आप यहां देख पा रहे हैं कि टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो ये टैक्स क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कैश गुड्स परचेज कर रहे हैं, और जैसे ही आप गुड्स कैश परचेज करते हैं तो टैली GST का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या दिखाता है? अनरजिस्टर्ड। और ऐसी कंडीशन में हमें या तो यहाँ पर किसी पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना होता है या फिर रेगुलर करते हुए GST नंबर यहाँ पर पुट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप GST नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली इस ट्रांजैक्शन के साथ टैक्स कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन। दूसरा, हम फिर से गुड्स परचेज कर रहे हैं पतंजलि स्टोर से और यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं क्रीम बिस्किट 50 बॉक्सेस @ 2500। यहाँ पर भी GST SGST चार्ज होगा और इस एंट्री को भी हम सेव कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सेल्स ट्रांजैक्शंस की। यहीं से हमारा ये टॉपिक जो है वो काम करेगा। जब आप सेल्स की एंट्री पोस्ट करते हैं तो सिंपल एंट्रीज कैसे पोस्ट कर रहे हैं? मान लीजिए आपने कैश गुड सेल आउट किया है, पार्टी कैश सेल्स, और हम सेल आउट कर रहे हैं मैरीगोल्ड बिस्किट के 2 बॉक्सेस। अब यहां आप देखेंगे कि 2 बॉक्सेस हम सेल आउट कर रहे हैं 3500 पर, और ये लोकल ट्रांजैक्शन है इसलिए GST SGST यहां पर चार्ज होगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को सेव करने पर टेली कहीं पर भी हमें कोस्ट सेंटर या कोस्ट कैटेगरी की इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है। इट मींस ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो सेल्स का एंट्री हो रही है, ये सेल्स का ऑर्डर कौन सा सेल्समैन लेकर आया है इस बारे में टेली हमें कहीं नहीं पूछता है। डायरेक्टली एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन डालनी है ये सेल्स का ट्रांजैक्शन कौन सा सेल्समैन लेकर आया है। तो सेल्स वाउचर में कोस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है और F12 में सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इस आइटम एलोकेशन ऑप्शन को नो सेट करना है। ऐसा करने पर टैली सेल्स वाउचर में कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आप यहां देख पा रहे हैं कि सेल्स लेजर वाला जो ऑप्शन था यहां से अब हट चुका है, और टैली अब जैसे आइटम आप इनपुट करेंगे, आइटम इनपुट करने के बाद अकाउंटिंग डिटेल्स के बारे में पूछता है, और यहां आप सेल्स इनपुट करते हुए जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि बताइए कोस्ट कैटेगरी कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे सेल्समैन हमारे यहाँ पर एज अ कोस्ट कैटेगरी की तरह बिहेव करेंगे। तो अभी ये ऑर्डर कौन लेकर आया है? तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं कि राज नाम का सेल्समैन ये ऑर्डर लेकर आया है। अब टेली पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर बताइए, यानी राज क्या काम करता है, या तो वो सैलरी ले रहा है या वो सेल्स के ऑर्डर जनरेट कर रहा है। तो अभी इस कंडीशन में राज सेल्स के ऑर्डर जनरेट कर रहा है, इसलिए राज सेल्स कॉस्ट सेंटर को हम यूज करते हुए इस एंट्री को सेव कर देते हैं। इसी तरह से सेकंड ट्रांजैक्शन कि हम मान लीजिए कोई
क्रेडिट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हेमन जनरल स्टोर को गुड सेल आउट करना चाहते हैं और यहाँ पर मैरीगोल्ड बिस्किट के 10 बॉक्सेस एट द रेट 4000 ईच। और जैसे आप एंटर करेंगे फिर से टैली पूछेगा आपसे कॉस्ट कैटेगरी बताइए। अब यहाँ पर जो कॉस्ट कैटेगरी है यानी यहाँ पर रोहित नाम का जो सेल्समैन है वो ऑर्डर लेकर आया है, तो रोहित कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा और कॉस्ट सेंटर रोहित सेल्स हो जाएगा। दूसरा आइटम इसी बिल में है क्रीम बिस्किट, उसके हम 5 बॉक्सेस सेल आउट कर रहे हैं 3500 ईच। क्या कर रहे हैं? सेल्स। तो अकाउंटिंग डिटेल में आपको सेल्स लेजर यूज करना है। देन कॉस्ट कैटेगरी के अंदर रोहित ने क्या किया है? सेल्स। और CGST HST लगाते हुए इस ट्रांजैक्शन को हम सेव कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम एक और ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं कैश सेल्स का, और इस ट्रांजैक्शन पर मैं आपको डिस्काउंट अप्लाई करना बताने वाला हूं कि कई बार हो सकता है आपका सेल्समैन अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करे, तब हमें कॉस्ट सेंटर्स के साथ किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना होगा। हम सेल आउट करने वाले हैं मैरीगोल्ड बिस्किट के 10 बॉक्सेस एट द रेट 4000 ईच। अब दोस्तों यहाँ पर टैली हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा कॉस्ट कैटेगरी होगा, तो यहाँ हमारी कॉस्ट कैटेगरी है टिया ने क्या किया है? टिया ने सेल्स करवाया है और उसने अपने कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑफर किया है। तो आपको इस लाइन से बाहर निकलना है, एंटर प्रेस करना है, डिस्काउंट अलाउड का लेजर यूज करना है। आप देखेंगे 40,000 में से 4,000 माइनस हो चुका है, 36,000 की इनवॉइस तैयार हो रही है। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे फिर से टैली पूछेगा कि ये डिस्काउंट कौन दिलवा रहा है, तो टिया यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। किस पर? सेल्स पर, तो टिया सेल्स। और CGST HGST हम लोग चार्ज करेंगे, लोकल ट्रांजैक्शन है। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन में और पोस्ट कर लेता हूं हेमन जनरल, और इनको हम सेल आउट कर रहे हैं मैरीगोल्ड बिस्किट के 8 बॉक्सेस एट द रेट 4000 ईच। सेल्स। कौन ऑर्डर लेकर आया? तो अनीता नाम का जो कॉस्ट कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, अनीता सेल्स। और एक और आइटम है क्रीम बिस्किट 5 बॉक्सेस एट द रेट 3500 ईच। कॉस्ट कैटेगरी होगा अनीता, और अनीता ने क्या किया है? अनीता सेल्स, CGST और HGST। अब हो सकता है कि कुछ गुड्स सेल्स रिटर्न के रूप में आपके पास फिर से लोड करा जाए, तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट में पास करनी होती है ऑर्डर के साथ F6। अब किसने गुड्स लौटाया है? मान लीजिए हेमन जनरल स्टोर आपको गुड्स वापस रिटर्न करता है। मैरीगोल्ड बिस्किट के 3 बॉक्सेस फिर से लोड करा रहे हैं जो कि हमने सेल आउट किए थे 4000 के हिसाब से। अब यहाँ पर अकाउंटिंग डिटेल में हमें सेल्स रिटर्न लेजर का यूज करना है, और टैली आपसे पूछेगा कि ये किस सेल्समैन का ऑर्डर था जो फिर से लोड करा गया। सेल्स रिटर्न कंपनी के लिए एक तरह से नुकसान होता है, इसलिए उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना होगा। तो ये जो हमने हेमन जनरल स्टोर को सेल आउट किया था, तो वहां पर 2 एंट्रीज हमने पोस्ट की थी। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर रोहित ने गुड्स को सेल आउट किया था, तो ये रोहित नाम का जो सेल्समैन था उसका ऑर्डर फिर से लोड करा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर रोहित कॉस्ट कैटेगरी का यूज करूंगा और कॉस्ट सेंटर रोहित सेल्स लेते हुए इस एंट्री को पोस्ट करूंगा। तो CGST HGST फिर से यहाँ पर चार्ज होगा। आपको नीचे प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर सेल्स रिटर्न आप ले सकते हैं, और डेबिट नोट नंबर 1 डालते हुए डेट यहाँ पर इनपुट करते हुए इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस हेमन जनरल स्टोर जो पार्टी है उसके 2 बिल पेंडिंग चल रहे हैं। बिल नंबर 2 से हम इसको एडजस्ट करते हुए सेव कर लेते हैं। तो ये सारी क्या हो गए? सेल्स के ट्रांजैक्शन। इट मीन्स जितने भी सेल्समैन थे उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने अपने सिस्टम में, अब हम अपने सेल्समैन को सैलरी पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डेट चेंज कर लेता हूँ। सैलरी पे कर रहे हैं हम पेमेंट वाउचर में
सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000। जैसे ही आप सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, टैली आपसे पूछेगा कि आप ये सैलरी कौन से सेल्समैन को दे रहे हैं। तो उसके लिए कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हमें फिर से सेलेक्ट करना होगा। हम फर्स्ट ले लेते हैं राज कॉस्ट कैटेगरी, और राज हमारा सेल्समैन है और इसको हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। तो सेल्स की जगह अब हम लेंगे राज सैलरी कॉस्ट सेंटर का यूज करते हुए इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। आप कैश और बैंक लेजर का यूज करते हुए इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार हम लोगों ने जितने भी हमारे सेल्समैन थे उनसे रिलेटेड इनकम को कॉस्ट सेंटर के माध्यम से सिस्टम में इनपुट कर दिया, और अब हम उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें बुक कर रहे हैं, ताकि हम कॉस्ट और रेवेन्यू को एनालाइज कर सकें। अब सेम एंट्री मुझे चारों सेल्समैन के लिए करनी है, तो एंट्रीज को रिपीट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे और फिर से सेम एंट्री को हमको पोस्ट करना है। अब सेकंड में ले लेता हूं रोहित सैलरी, थर्ड एंट्री कंट्रोल R 15,000। नेक्स्ट हम ले लेते हैं टिया सैलरी, और लास्ट एंट्री हम पोस्ट करेंगे अनीता के लिए, अनीता सैलरी। इस तरह से चारों के लिए और भी कोई एक्सपेंसेस हैं वो भी आप इस तरह से बुक कर सकते हैं। और उसके बाद यदि हम इससे रिलेटेड स्टॉक समरी देखते हैं, तो अभी हमारे पास 63 बॉक्सेस बिस्किट्स रखे हुए हैं, और अगर GSTR रिपोर्ट देखते हैं, GSTR 1 6,900 शो कर रहा है टैक्स अमाउंट, और GSTR 2 हमें शो कर रहा है 13,750। इट मीन्स हमें अपनी बैलेंस शीट के अंदर ITC शो हो रहा है 6850, माइनस में अमाउंट आएगा। चूंकि ये हमारा ITC है, इट मीन्स ये हमारी असेट है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कॉस्ट सेंटर। तो अब कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाता है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में ही आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ से आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर्स, देन कैटेगरी समरी। जैसे आप कैटेगरी समरी में जाएंगे, यहाँ आपको रिपोर्ट डिस्प्ले होगी। अब हमारे पास 4 कॉस्ट कैटेगरीज थी, अनीता, राज, रोहित और टिया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आप इनको प्रोजेक्ट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। प्रोजेक्ट 1 में आपका कितना एक्सपेंडिचर है, प्रोजेक्ट 1 से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को कैसे रीड किया जाता है, तो अनीता जो सेल्समैन है उस पर कंपनी ने एक्सपेंसेस किया है 15,000। जो अमाउंट डेबिट साइड में आ रहा है वो कंपनी का एक्सपेंडिचर है, जो अमाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है वो इस सेल्समैन ने ऑर्डर जनरेट करवाए हैं। इट मीन्स इस सेल्समैन से कंपनी को इनकम जनरेट हुई है। तो यदि हम फर्स्ट अनीता का रिकॉर्ड देखते हैं, तो 15,000 हमने इसको सैलरी पे की थी, और 49,500 के इसने सेल्स के ऑर्डर जनरेट करवाए हैं। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस में आप देख पा रहे हैं 34,500 आ रहा है। तो कंपनी इस सेल्समैन से अभी 34,500 के प्रॉफिट में है। इस तरह से सेकेंड हमारा जो सेल्समैन था राज, उस पर भी कंपनी ने 15,000 का एक्सपेंसेस किया है एज अ सैलरी, लेकिन इसने कंपनी को 7,000 के ही सेल्स ऑर्डर जनरेट करवाए हैं। इट मीन्स कंपनी को इस पर्सन से, इस सेल्समैन से नुकसान हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस के रूप में डेबिट बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स इस पर्सन से कंपनी को लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है रोहित पर आप देखिए 27,000 का एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? 15,000 तो सैलरी का अमाउंट है, और 12,000 एक पार्टी का गुड्स रिटर्न हो गया था, सेल्स रिटर्न भी कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए इसी सेल्समैन के एक्सपेंसेस में उसको भी काउंट किया गया है। लेकिन इसने कंपनी को 57,500 के सेल्स ऑर्डर जनरेट करवाए हैं, इसलिए कंपनी 30,500 के इस पर्सन से प्रॉफिट में है।
लास्ट टिया पर 19,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है, 15,000 तो सैलरी का और 4,000 इसने अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर किया था, तो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए लॉस है और वो भी इस सेल्समैन के अकाउंट में ऐड हो जाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में इसने 40,000 के सेल्स के ऑर्डर जनरेट करवाए हैं, इट मीन्स कंपनी 21,000 के प्रॉफिट में है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से कंपनी को, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होती है, इसीलिए इसे MIS टूल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इस रिपोर्ट से कंपनी या मैनेजमेंट ये तय कर सकता है कि किस सेल्समैन को उन्हें आगे कंटिन्यू करना है, किस सेल्समैन की सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, किसे बोनस देना है, किसे इंसेंटिव देना है, किसे फायर आउट करना है, किसे वार्निंग देनी है। ये सारे डिसीजन लेने में कंपनी को हेल्प होती है। इसलिए जब हम टैली प्राइम में इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो इस ऑप्शन से हमारे स्टॉक, GST या अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे अपने बिजनेस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए